हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते। मैं विजेंद्र जाखड़े गुड्डा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज की जो क्रेश कोर्स चल रहा है उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का अध्याय। इस अध्याय में से क्वेश्चन आता है 6 अंक का, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है, वो प्रश्न आता है राजनीतिक आंदोलनों से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के भारत में आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, उसके बाद में भारत के किसान आंदोलन आ जाते हैं, क्रांतिकारी घटनाएं आ जाती हैं। उसके आगे के आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन का मतलब होता है कि भारत में अंग्रेजों के विरोध या अंग्रेजों के शासन प्रक्रिया का विरोध करने के लिए विरोध आंदोलन करने वालों की बागडोर थी। वो पढ़े लिखे लोगों, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार, लेखक लोग थे, उनके हाथ में आ गई थी और उन्होंने जुलूसों के माध्यम से, रैलियां निकाल कर, नारे लगाकर, अपने प्रार्थना पत्र दायर करके देश की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। उन आंदोलन को हम पढ़ते हैं। भारत के अंदर सबसे पहले हुआ था वो 1875 ईस्वी के अंदर इंडियन लीग की। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं लेकिन इसको समझना जरूरी है। भारत में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। ये भारत का पहला राजनीतिक दल था। ये अपनी मांगों के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अंग्रेज पदाधिकारियों, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेज पदाधिकारी नियुक्त कर रखे थे, उनके सामने दायर करने का एक प्रारूप था। उसके ठीक 1 वर्ष बाद में 1836 ईस्वी के अंदर 1836 ईस्वी के अंदर इंडियन लीग नाम से, इंडियन एसोसिएशन नाम से, इंडियन एसोसिएशन नाम से एक नया संगठन बना था। ये बनाया था आनंद मठ के लेखक थे बनर्जी साहब ने बनाया था। इसमें लगभग 800 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें एक समान विचारधारा वाले लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो रहे थे। ये क्रमिक प्रक्रिया चल रही थी। इसी स्थिति में एक सिविल सेवा करके चला जा चुका था, सेवानिवृत्त हो चुका था, जिसका नाम था एओ हुम में। ये एक अंग्रेज पदाधिकारी था जो भारत में रह चुका था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपना सुझाव दिया। उस सुझाव के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में एक ऐसे राजनीतिक दल की स्थापना कर लो जिसमें देश के विकास को चाहने वाले लोग हैं, उसको एक स्टेज पर लाया जाए, उनके विचारों को आपस में मिलाया जाए और ब्रिटिश सरकार की योजनाएं ये भारतीयों तक पहुंचाई जाए और भारतीयों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं कि भारतीयों के मन में क्या भड़ास है, इसकी सूचना मिल जाए। कहने का मतलब था ये ब्रिटिश सरकार ने एक सुरक्षा कवच के रूप में स्थापना की थी। वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ये गोकुलदास तेजपाल नाम की एक संस्कृत कॉलेज थी बॉम्बे के अंदर, उसके अंदर स्थापना की गई थी। इस सम्मेलन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने लिया था। और इसकी स्थापना की थी वोमेश WC बनर्जी ने। वोमेश चंद्र बनर्जी थे इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था, हालांकि बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि 6 का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि भारत की उन्नति चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक स्टेज पर लाया जाए। दूसरा यह है कि ब्रिटिश सरकार जो नीतियां भारत में लागू कर रही है, वो भारत में रहने वाले पदाधिकारी और सरकार अगर वो कार्य सही नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने जो आदेश दिया वो कार्य अगर सही नहीं हो रहे हैं, उसका विरोध करना है। ब्रिटिश सरकार ने जो लागू कर दिया उसका विरोध नहीं करना है कि ब्रिटिश सरकार ने तो लागू कर दिया लेकिन भारत के जो पदाधिकारी हैं वो भारत में उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका विरोध करना है, नहीं कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का। दूसरा होगा कि भारतीय नेताओं के मन में क्या भड़ास है। राजनीतिक लोग हैं, वो जब स्टेज पर इस सम्मेलन में आएंगे तो अपनी भड़ास निकालेंगे, देश के लिए ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का पता ब्रिटिश पदाधिकारियों को मिल जाएगा। और 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति भी नहीं हो जाए क्योंकि बहुत बड़ा गदर हो गया था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना शासन खोना पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने सीधा शासन हैंडल करना शुरू कर दिया था। इसी उद्देश्यों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभिक 20 वर्षों तक, कहने का मतलब 1885 से लेकर के और 1905 तक, ये इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के जो सदस्य थे ये उदारवादी थे।
उदारवादी का मतलब हुआ कि अंग्रेजों की सहमति पर याचना और भिक्षावृत्ति के रूप में भारत को स्वतंत्रता चाहते थे, कि इनका ये मानना था कि अंग्रेजों को अगर देश से बाहर निकाल दिया गया तो प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय लोग नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि भारतीय लोगों में न तो शिक्षा का स्तर बढ़ा है और भारतीय लोग ये मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अंग्रेज भारत में बने रहे हैं और धीरे धीरे भारतीय लोग शिक्षित हो जाएंगे, अंग्रेज हमें स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन 1905 ईस्वी में एक बड़ी घटना घटित हो जाती है। वो घटना घटित होती है 1905 ईस्वी में, जो था बंग भंग। बंग भंग का मतलब था बंगाल का विभाजन। भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में आते ही सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक का मतलब धार्मिक आधार पर भारत को बांट दिया गया था, और पूर्वी बंगाल था वो मोमडन्स लोग रहेंगे और पश्चिमी बंगाल के अंदर हिंदू लोग रहेंगे। इस घटना का पता जब गोपाल कृष्ण, इस घटना का जब पता चला, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे लोगों को पता चला, तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है। एक दल बन जाता है गरम दल, जिसका नेतृत्व करते हैं लाल बाल पाल, और एक बन जाता है नरम दल, जिसका गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ऐसे लोग उसका सहयोग कर रहे हैं कि उदारवादी नीतियों पर वो चलते हैं। यहाँ तक कि प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं तो राष्ट्रवादी आंदोलन और तेज हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है, वो प्रश्न ये आता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने, देखो बेटा बोर्ड में जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न इनसे हट करके एक अलग बन करके आएगा। वो आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कैसे की। अब प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना इसलिए उत्पन्न की, राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए थे, पिछले एपिसोड में आपको समझाया था कि राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का अर्थ होता है एक समान संस्कृति, एक समान भाषा वाले लोग होते हैं, वो बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं। जब उनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो सारे लोग मिलकर के उसका विरोध करते हैं, उसे बोला जाता है राष्ट्रवाद। तो यह घटनाएं कैसे उत्पन्न हुई थी, इसका पहला कारक था वो था जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध था, ये अगस्त 1914 से स्टार्ट हुआ था। तो विशेषज्ञों का ये मानना था कि 25 दिसंबर क्रिसमस के आसपास जाकर के युद्ध शांत हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध 4 साल से लंबा युद्ध चलने वाला था। 1914 से 1918 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में यूरोप में लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे। इसका मतलब यूरोप की हर एक कुटिया से एक चिराग बुझ रहा था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश था या ब्रिटेन देश था, वो इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहा था। हालांकि युद्ध यूरोप महाद्वीप पर लड़ा जा रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अपने सैनिकों की संख्या को बनाए रखने के लिए भारत जैसे उपनिवेश देश थे, उस उपनिवेश देशों से जबरन भर्ती शुरू कर दी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवक थे उन युवकों को जबरदस्ती भर्ती करके युद्ध मैदान में धकेला जा रहा था। और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लीडर थे, उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने गांवों में जाकर के लोगों को समझाया कि आपके बच्चों को कोई नौकरी नहीं दी जा रही है, महाद्वीप पर युद्ध लड़ा जा रहा। आज तो देखो उस टेक्नोलॉजी के इतने सिस्टम है कि हर एक झोंपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके पास भी नेट की सुविधा है, इसलिए उसको विश्व की हर परिघटना का पता होता है। उस समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं, इसलिए लोगों को पता नहीं था। उसके हिसाब से हो रहा था कि इनको नौकरी पे लगाया जा रहा है, यूरोप भेजा जा रहा है, और उन लोगों को पता भी नहीं था। जबरदस्ती भर्ती करके जहाजों में लाद करके उनको युद्ध मैदान में धकेला जा रहा था। राष्ट्रवादी लोगों ने जाकर के गांव-गांव में ये आवाज फैलाई कि ये मर रहे हैं, वहां पर इतने लोग मर चुके हैं और भयंकर युद्ध चल रहा है, उसमें आपके पुत्र भी मारे जाएंगे। ऐसी स्थिति में आम जन था वो अंग्रेजों का विरोधी बन गया। ऐसी स्थिति में अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो क्या नहीं करनी पड़ती, जबरन भर्ती। और जबरन भर्ती नहीं होती तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र के युवक थे या भारत के ग्रामीण लोग थे वो इसका विरोध नहीं करते। ग्रामीणों का एक काम था जमीन किराए पर पूछनी है, लगान चुकानी है, अपना पेट भरना था, यही कार्य था। विरोध सिर्फ शिक्षित व्यक्ति कर रहे थे, उनका समूह कम था। अब जब जबरन भर्ती हुई तो सारे भारतीय लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। तो अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो भारत में राष्ट्रवादी भावना नहीं बढ़ती। दूसरा कारण था वो था वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कैसे होती है? किसी भी देश में वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने का दायित्व होता है उस देश की सरकार का। अब सरकार भारत पर शासन कर रही थी उसमें ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने लग गई थी। ऐसी स्थिति में भारत में दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं थी, उनकी आपूर्ति बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो ब्रिटेन के कारखाने दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं निर्मित करके भारत में आपूर्ति कर रहे थे, उन कारखानों में युद्ध सामग्री बननी शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में भारत में
वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो गया। जब भारत में वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हुआ, किसी भी मार्केट में हो जाओ, वस्तुओं का अगर अभाव उत्पन्न होगा तो मूल्य वृद्धि होगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने आम जनता को यह समझाया कि हम प्रशासन कर रही है सरकार, ब्रिटिश सरकार, और ये वस्तुएं बढ़ रही हैं, ब्रिटिश सरकार, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, ये ब्रिटिश सरकार के कारण बढ़ रही है, इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए। अगर हमारी सरकार होगी, देश की सरकार बनेगी, वो वस्तुएं यहीं बनाएगी और आपको सस्ती कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ती, कीमतें अगर नहीं बढ़ती तो जनता उनका विरोध नहीं करती। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में कौन सी भावना उत्पन्न करने में सहायक भूमिका निभाई? राष्ट्रवाद की। तीसरा कारण होता है, वो कारण है करों में वृद्धि। ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में बहुत बड़ा विनाश हो गया था। ब्रिटिश सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय लोगों पर जो टैक्स ले रही थी, उन टैक्सों में दुगुनी वृद्धि कर दी, क्योंकि अपने बजट को, युद्ध में जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको भरपाई कैसे की जाए, तो भारतीय उपनिवेश पर उन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। आम जनता पर जब टैक्स लगा, और टैक्स लगने के कारण आम जनता को राष्ट्रवादियों ने यह समझाया कि अगर युद्ध नहीं होता, हमसे टैक्स कौन ले रही है? ब्रिटिश सरकार ले रही है, भारत की कोई सरकार टैक्स नहीं ले रही है, नुकसान ब्रिटिश सरकार को है, भरपाई हमसे की जा रही है, गलत की जा रही है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। तो सारे भारतीयों ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू किया। तो कौन सी भावना उत्पन्न हुई? राष्ट्रवाद की। अगर करों में वृद्धि नहीं की जाती तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होती। ये प्रक्रिया, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। अब इससे यह प्रक्रिया जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, यह 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक लड़ा गया था। इस युद्ध में जब राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, हम राजनीतिक आंदोलनों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन हो रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा की थी कि युद्ध समाप्ति के बाद में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में गांधी जी भारत आ जाते हैं 1915 ईस्वी में। गांधी जी क्या करते हैं कि 1885 में वो दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं और 1915 तक 20 वर्षों तक लगातार 1895 में वो एक मोहम्मद इकबाल नाम की कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ रंगभेद की नीति का विरोध करते हैं और 1915 में वो भारत आते हैं। भारत आकर के विश्व था, वो प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। भारतीय लोग जब विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद, एक बार ब्रिटिश सरकार वो युद्ध में फंसी हुई है, युद्ध की समाप्ति के बाद देश की अंतरिम सरकार बनाने की योजना बनाई जाएगी। गांधी जी भारत आते हैं और गांधी जी भारत में आते पहला आंदोलन करते हैं, 1916 ईस्वी के अंदर आंदोलन शुरू करते हैं। वो आंदोलन था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने इसलिए किया कि बिहार का चंपारण प्रांत था, उसमें किसानों से ब्रिटिश सरकार या उसके पदाधिकारी बोलेंगे वो नील की जबरन खेती करवाते थे और ये नील वस्त्र उद्योग के काम में लिया जाने वाला फसल था, इसलिए उसके खरीदार सिंगल अंग्रेज थे। इसलिए अगर सिंगल खरीदार होगा वो वस्तु की कीमत हमेशा कम देगा, तो उनको वस्तु, इनकी उत्पादन की कीमत कम मिलती थी और किसानों को खाद्यान्न महंगे भावों में, क्योंकि खाद्यान्न उनको उत्पादित करने नहीं देते थे, जमीन थी वो सरकार के अधीन थी, इसलिए उसी को जमीन बताई जाती थी जो नील की खेती करेगा। वहाँ के किसान विरोध कर रहे थे। गांधी जी वहाँ पहुँच करके सत्याग्रह करते हैं और पदाधिकारियों और किसानों के बीच समझौता करवाते हैं कि ये कुल नील की बुआई करते हैं, उस नील के 1/4 भाग पर ये अपना खाद्यान्न भी उत्पादित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में गांधी जी का पहला आंदोलन था वो सफल हो जाता है। दूसरा आंदोलन करते हैं, वो था 1917 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन। अहमदाबाद या बॉम्बे प्रांत जिसको बोले, बॉम्बे प्रेसिडेंसी पड़ती थी, उसके पास में खेड़ा में किसान आंदोलन कर रहे थे अकाल के कारण। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था और किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे। वहाँ के भूमि स्वामी या ब्रिटिश, ये बोले बॉम्बे सरकार थी, वो उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल कर रही थी, कर वसूल कर रही थी। गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, बसंत का अकाल पड़ गया था इसलिए उनकी फसल बर्बाद हो गई थी और फिर भी उनसे लगान वसूला जा रहा था। किसान वहाँ आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं और किसानों और पदाधिकारियों के बीच में सफल समझौता करवाते हैं कि ज़मीन किसानों को बता दी जाएगी, आगामी 2 वर्षों तक ये धीरे धीरे टैक्स देते रहेंगे, इसलिए पिछला टैक्स भी इनका चूक जाएगा। गांधी जी का दूसरा आंदोलन भी सफल हो जाता है। 1918 ईस्वी में गांधी जी तीसरा आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन था अहमदाबाद आंदोलन। ये तीनों आंदोलन में कोई भी आंदोलन आपको पूछ सकते हैं कि गांधी जी के प्रथम आंदोलन के आंदोलन कर रहे थे मिल मजदूर। कौन कर रहे थे? मिल मजदूर आंदोलन कर रहे थे अपने वेतन वृद्धि के लिए, लेकिन मिल मालिक और ब्रिटिश सरकार की भी कुछ मिलें लगी हुई थी, वो वेतन में वृद्धि नहीं कर रहे थे। गांधी जी वहां जाकर के सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी का सत्याग्रह का हथियार एक बहुत बड़ा हथियार था। गांधी जी का ये मानना था
कि सत्याग्रह जो, अगर आपकी आत्मा सत्य है, आपकी आवाज़ सत्य है, तो आप अपने पदाधिकारी के सामने याचना करते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि पदाधिकारी को आपकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक सच्चा सत्याग्रही वही व्यक्ति है कि वो अपने दुश्मन के विरुद्ध हथियार भी नहीं उठाता, उनका मन में बुरा भी नहीं चाहता। एक सच्चा सत्याग्रही होता है, उसकी आत्मा में प्रेम की लो जलती है। सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, वहाँ पर उनके वेतन में 34% की वृद्धि हो जाती है। गांधी जी के ये अहिंसात्मक और महत्वपूर्ण सत्याग्रही आंदोलन थे। इन तीनों आंदोलनों को देख करके ब्रिटिश सरकार घबरा जाती है। ऐसी स्थिति में 1918 में विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है। ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो ब्रिटिश पदाधिकारी जो भारत में काम कर रहे थे, उन पदाधिकारियों को ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिख करके भेजा कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन आंदोलनों को हम कैसे रोका जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहाँ से अपना मूल प्रश्न शुरू होता है। ब्रिटिश सरकार ने सारे सिडनी रोलट एक अधिकारी था, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसका गठन किया, एक आयोग का गठन किया कि भारतीय राजनीतिक व्यक्तियों को कैसे प्रतिबंधित किया जाए। तो इस आयोग ने जो कानून बना करके दिया, उस कानून को नाम दिया गया रोलट एक्ट। ये रोलट एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को। कब पारित हुआ था ये? 19 मार्च 1919 को हुआ था और 1 अप्रैल को भारत में लागू कर दिया गया था। यहाँ से प्रश्न आता है, कोई 3% टिप्पणी वाले आते हैं, टिप्पणी दे दी जाती है रोलट एक्ट। रोलट एक्ट क्या था, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर ये लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग ने कानून बना करके दिया। उस कानून के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उस व्यक्ति की न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास की सजा होगी, मतलब उसको जेल काटनी पड़ेगी। इस दौरान वो व्यक्ति ना तो अपनी दलील दे सकता, ना वो अपनी अपील कर सकता, और ना ही उसका वकील मुकदमा लड़ सकता। कि ना वकील, ना अपील और ना दलील की स्थिति उसमें पैदा होती थी। इसलिए भारतीय लोगों ने इस कानून को अंधा या काला कानून कहा था। अब देखो प्रश्न आएगा, वो टिप्पणी पर प्रश्न आएंगे, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। कोई 3 टिप्पणी दी जाएगी, रोलट एक्ट दे दिया, जलियांवाला बाग दे दिया और आपको खिलाफत आंदोलन दे दिया। 2-2 अंक के प्रत्येक टिप्पणी को दे दिया गया आपको। तो यहाँ रोलट एक्ट के लिए क्या लिखेंगे आप कि भारतीय राजनीतिक व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग ने एक ऐसा कानून बना करके दिया, उस कानून के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार अगर कर लिया बिना कोई कारण बताए, उसको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, वो बदमाशी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को भी अगर आपने इस कानून के तहत अरेस्ट कर लिया तो उस व्यक्ति को न्यूनतम 2 वर्ष की सजा काटनी पड़ेगी। उस दौरान वो ना तो कोई वकील उसका मुकदमा लड़ सकता, न वो दलील दे सकता कि साहब मैंने क्या गलती कर दी है, और ना ही वो किसी उच्च अधिकारी से अपील कर सकता कि साहब मुझे छोड़ा जाए। उसको 2 वर्ष की सजा काटनी पड़ेगी। इस कानून को भारतीय लोगों ने अंधा या काला कानून कहा था। इस कानून का विरोध करने के लिए तारीख निर्धारित की थी, वो थी 6 अप्रैल 1919 और गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध करने की तारीखें निर्धारित की गई थी। पूरे भारत को बंद रखा गया, जुलूस निकाले गए, अंग्रेज विरोधी नारे लगाए गए थे और पूरे भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके 4 दिन बाद में समय था, वो था 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में, पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में राष्ट्रवादी लोगों द्वारा इस कानून, कौन से का, रोलट एक्ट कानून का विरोध किया जा रहा था। जुलूस निकाल रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। तो वहां पर पुलिस ने फायरिंग की जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। और उसी दिन शाम को पंजाब प्रांत के इस अमृतसर शहर और पंजाब प्रांत में लागू कर दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ कानून लागू करके जनरल डायर को पुलिस कमान सौंप दी गई।
अब देखो मार्शल लॉ क्या होता है कि एक ऐसा कानून होता है जिस कानून में 2 या 2 से अधिक भारतीय व्यक्ति अगर एकत्रित हो रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो उस जुलूस को कोई पहले चेतावनी नहीं दी जाएगी, पुलिस सीधी उन पर गोलियां चला दी जाएंगी। ये उनको कोई चेतावनी नहीं दी जाती। जैसे अपने कर्फ्यू लग जाता है, तो कर्फ्यू के दौरान ये लग गया कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक या शाम 6 से लेकर के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो उस दौरान अगर सड़कों पर हमारी फौज होती है, वो फ्लैग मार्च करती है, अगर सड़कों पर कोई भी आम सामान्य व्यक्ति दिख जाता है, उसको देश विद्रोही या आतंकवादी मान करके गोली शूट कर दी जाएगी, उसको कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। अन्यथा पुलिस चेतावनी देती है, कोई भी जुलूस आता है, कोई भी भीड़ आती है, उसको पुलिस द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यहाँ से हट जाए, अन्यथा पुलिस गोली चला सकती है। लेकिन ये मार्शल लॉ लागू कर दिया, ऐसी स्थिति में चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके 3 दिन बाद में समय था 13 अप्रैल 1919 का। 13 अप्रैल 1919 को उस दिन था बैसाखी का दिन। ये बैसाखी का त्यौहार होता है। इस त्यौहार को मनाते हैं सिख धर्म के लोग। कौन मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। इस दिन अपनी फसल को निकाल करके वे शिव, पार्वती, नंदी और गणेश जी की पूजा करते हैं कि हमारी फसल, अच्छी फसल के लिए आपको ये याद किया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन एक छोटे मेले का आयोजन होता था। वो स्थान था जलियांवाला बाग। वो घटना कौन सी थी? जलियांवाला बाग था। ये अमृतसर शहर के समीप था और उस दिन बैसाखी का दिन था। इस दिन राष्ट्रवादियों ने भूमिगत रहते हुए, कोई योजना नहीं थी सरकार का विरोध करने का, कोई प्लानिंग नहीं था ऐसा, लोग कहाँ इकट्ठे हुए थे? जलियांवाले बाग में। क्यों इकट्ठे हुए थे? मेले के लिए। इस दिन क्या बरता था? एक मेला बरता था। उस मेले में एकत्रित होने के लिए जो ही स्त्री पुरुष बच्चे एकत्रित होते हैं, तो राष्ट्रवादी भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच कर वे पंजाब की जनता को ये समझाना चाहते हैं कि हमारे 3 दिन पहले 10 अप्रैल को अमृतसर शहर में हम ऐसे विरोध कर रहे थे, वहाँ बिना वजह गोलियां चला दी गई और हमारे सैकड़ों लोग उसमें हताहत हो गए थे। उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, उसके विरोध के लिए जो ही लोग एकत्रित होते हैं, तो जनरल डायर वहाँ पहुँचता है अपने 50 पुलिस कारिंदों को लेकर के। जलियांवाला बाग में पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने के आदेश दे देता है। चेतावनी क्यों नहीं देता है? क्योंकि पंजाब प्रांत में क्या लागू था? मार्शल लॉ। किस तारीख को हो गया था? 10 अप्रैल को हो गया था। इसलिए चेतावनी देने की जरूरत ही नहीं थी। पहले उन पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं और पुलिस जब तक फायरिंग करती है, जब तक कि उनके सारे कारतूस खत्म नहीं हो जाते हैं। इस घटना के अंदर सरकार की अगर मानी जाए तो लगभग लोग मरे थे 379, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ये कहती है कि लगभग 1000 से व्यक्ति, स्त्री पुरुष और बच्चे इसमें हताहत हो गए थे। और जनरल डायर ने इससे भी घिनौना कार्य यह किया कि पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर की उस दिन शाम को लाइट कटवा दी गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और जितने भी हॉस्पिटल्स थे उनके सामने पुलिस वालों को बंदूक दे करके तैयार कर दिया कि अगर कोई घायल व्यक्ति आता है तो आते ही देखते इसके गोली मार दी जाए। इस घटना का पूरे भारत में विरोध किया जाता है। 2 बिंदु अपने तैयार हो गए। एक हो गया रोलर एक्ट हो गया, दूसरा हो गया जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग पर, ये तो मैंने मूल रूप में बताई आपको। जलियांवाला बाग पर अगर टिप्पणी आती है तो उसको कैसे करते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। अमृतसर शहर के समीप जलियांवाला बाग में एक छोटे मेले का आयोजन होता था। लोग अपने त्यौहार, मिठाई खाने के बाद में मेले में भाग लेने के लिए आते थे। यहाँ पर जो ही लोग मेले में स्त्री पुरुष बच्चे एकत्रित होते हैं, जनरल डायर अपने 50 पुलिस कारिंदों को लेकर के कहाँ पहुँच जाता है? जलियांवाला बाग पहुँच जाता है और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने के वो आदेश दे देता है। और उस गोली आदेश क्यों नहीं देता है? क्योंकि वहाँ क्या लागू था? मार्शल लॉ लागू था। इस घटना में लगभग 379 लोग सरकार के अनुसार मारे गए और राष्ट्रीय कांग्रेस की माने तो लगभग इसके अंदर 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद में तीसरी घटना शुरू होती है, वो होती है खिलाफत आंदोलन की। 1 मिनट तो रुक जाए, एक और बता दूं। तीसरा बिंदु आता है, वो आता है खिलाफत। देखो प्रिय विद्यार्थियों, एक 6 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा अपना। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? ये भारत में चलाया जाने वाला महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये खिलाफत आंदोलन ये था कि प्रथम विश्व युद्ध था, ये कहाँ लड़ा जा रहा था? यूरोप में। और यूरोप का एक देश था जिसका नाम था तुर्की। इस तुर्की के शासक को विश्व के सभी मुसलमान कहते थे खलीफा।
खलीफा का अर्थ होता है ईश्वर का भेजा हुआ पैगंबर। खलीफा का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का भेजा हुआ पैगंबर होता है। इसको एक पवित्र इंसान मानते थे। लेकिन 1918 के बाद में, युद्ध विराम के बाद में, ब्रिटिश सरकार ने इस खलीफा को दी जाने वाली सभी सहायताएं छीन ली गई थी और इसको एक आम सामान्य व्यक्ति बना दिया गया था। इसलिए विश्व के मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध जहाँ जहाँ उपनिवेश बना रखे थे वहाँ वहाँ इनका विरोध किया गया था। उस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व था भारत में कर रहे थे मोहम्मद अली, और दूसरा व्यक्ति उसका भाई था अनवर अली। दोनों ने विरोध किया था और भारत में इसका विरोध करने के लिए तारीख निर्धारित की थी, वो थी 19 अक्टूबर 1919 को इसका विरोध प्रारंभ किया गया था और गांधी जी ने इसमें सहयोग दिया था। गांधी जी ने इसमें सहयोग क्यों दिया था? क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित हो जाए। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, 1905 के बाद में, बंगाल विभाजन के बाद में, मुसलमानों को एक अलग कर दिया था हिंदुओं से। कि उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये सनातनपंथी हिंदुओं का संगठन है, इसलिए ये सिर्फ हिंदुओं की मांग कर रहे हैं। आप अपनी सरकार से मांग करने के लिए आपको एक अलग संगठन बनाना चाहिए। और 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसलिए जब हिंदू लोग विरोध करते थे सरकार का तो मुस्लिम लोग हट जाते थे, मुस्लिम लोग विरोध करते थे तो हिंदू लोग हट जाते थे। मतलब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। गांधी जी इन दोनों को एक जगह स्थापित करना चाहते थे। गांधी जी ने इस आंदोलन को धीरे धीरे चेंज कर दिया था। वो कर दिया था असहयोग आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में कर दिया था। और इस असहयोग आंदोलन की रूपरेखा हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर बने रहें। धन्यवाद।